तो दोस्तों आज हो गया 20 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते ही विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल पर नियुक्ति के मामले में घोटाले का आरोप है। राजद नेता तेजस्वी यादव समेत और विपक्षी दल लगातार उन पर हमले कर रहे थे। पत्नी की मौत के मामले में हत्या का भी नया आरोप लगाया जा रहा था। गुरुवार की सुबह ही मेवालाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मेवालाल का इस्तीफा तत्काल राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अशोक चौधरी को मेवालाल के विभाग का प्रभार दे दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेवालाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। कहा कि मेरे ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्नी की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार बताने वालों पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना को काबू करने और लोगों को इस महामारी से बचाने में मास्क के महत्व को समझाने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि अब सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने पाए जाने पर 500 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सख्ती दिखाने के बाद ही मानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में काफ़ी तादाद में लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार जब कहने से बात नहीं बनती है तो उन्हें थोड़ा टाइट करना पड़ता है। इसके तहत अब 500 रुपये के बजाय 2000 रुपये फाइन लिया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के चंद घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव से इस्तीफा की मांग की है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्जशीटेड है बल्कि जमानत पर बाहर है। कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ है, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। इसके साथ आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो जिस तरह से इस्तीफा मांग कर रहे थे उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर दिखाए। अजय आलोक ने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या सवाल उठाने वाले युवराज जी आप इस्तीफा दे पाएंगे? हिम्मत है तो इस्तीफा देकर बताएं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि सिर्फ एक इस्तीफा से बात नहीं बनेगी। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के असंतुष्ट नेता जहां हार को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। झारखंड प्रभारी RPN सिंह ने कहा है कि फुरकान अंसारी को 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। पार्टी नेता फुरकान अंसारी को भेजे नोटिस को एक नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इसके बाद दूसरे नेताओं को भी नोटिस देने का रास्ता खुल जाएगा। कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक बड़ा तबका शुरुआत से ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। इस पत्र के बाद हुई CWC की बैठक में भी यह मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त पार्टी अध्यक्ष ने पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की नसीहत दी थी। इस वक्त स्थिति बदली हुई है, ऐसे में कांग्रेस सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब पश्चिम बंगाल पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीट जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा हुआ है। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। AIMIM की नज़र अल्पसंख्यक आबादी वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर पर है। आपको बता दें कि ओवैसी का TMC का समर्थन वाला बयान ऐसे समय पर आया है जबकि हाल ही में ममता बनर्जी ने AIMIM पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ बाहरी लोगों को परेशान और आतंकित करेंगे। इसी के साथ उन्होंने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का आग्रह भी किया था। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में AIMIM के एंट्री को TMC खतरे के रूप में देख रही है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और TMC के बीच होना तय है। वहीं बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई ममता से ही होगी। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान TMC को देखने को मिल सकता है।
जमीन रहने के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की तरफ से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस है। और इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अलदार नेमी साहब हमारे बादल के विधायक हैं, जनाब भाई मोदी साहब आफ्ताब अहमद साहब हैं, पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट खबरगिरी के लिए आए। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि आग लगी है तो ये आग उठाई जाए, हम लोग इसकी फायदे दें। आरजेडी वालों का तो ये भी है कि आगे गलत बात है, गलत बात है। वो एमपी का इलेक्शन लड़े थे, एमपी का था, ये एमपी के इलेक्शन में उन्होंने उसके लिए काम किया था और ये सिटिंग एमएलए थे, इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है ये मजलूम है, हम मजलूम के साथ रहे, हम मजलूम के साथ रहे, इसमें सबूत बना के काटा, हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुर्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग हमारी हैसियत से मानते हैं, जनाब शहनवाज साहब की हम लोग भी अम्मा की तरफ से देते हैं। उसने कहा बेटा ऊपर एहसान है तसीमुद्दीन साहब, आज शहनवाज का टिकट कर गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, ऊपर एहसान है, एहसान का मतलब मैं चुकाऊंगा। और हम लोग ने कहा कि मजलूम का मामला बड़े भाई हैं, बड़ी और दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोग ने आगे कंपेन किया, बगैर दावत किसी को। मैंने कहा कि हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोग ने आगे काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है। सरकारी लगता है ना बताइए, हम इख्तलाफात को हवा देने नहीं चाहते, हम इख्तलाफात को मिटाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 5 सीट की आपकी आई है, क्या क्या लाए हमारे आपका काम सीमांचल से, सीमांचल की तरफ क्या होगा? सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, पर कैपिटा इनकम कम है, बाहर से तरफ पलायन अनदेखी का शिकार है ये इलाका। इन तमाम लड़ाई कोई नई लड़ाई को रहना नहीं, वही लड़ाई जो तसीमुद्दीन साहब लड़ रहे थे उसी को और मजबूती से लड़ाई। कितना दिन और लड़िएगा इस लड़ाई को? जब तक खात्मा ना हो, कितने दिन तक आइएगा? जब तक बदन में मैल है और जब तक हयात है रहना पड़ेगा, और जब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा रहना पड़ेगा। अरे कोचा धामन में सुनने वालों का, अरे कोचा धामन में रेलवे स्टेशन में लगे तस्लीमुद्दीन साहब ने जो गलगलिया अररिया लाइन शुरू किया है, वो गलगलिया अररिया लाइन का जो काम रुका हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही वादा है। यही लड़ाई आप लोग भी लड़िए, पत्रकारों के बगैर हम लोग की लड़ाई अधूरी है, आपके बगैर थोड़े हो सकता है लड़ाई जीती जा सकती है, वही लड़ाई को हम लड़ाई इसलिए कहा। रेलवे का मामला कोई पंचायत स्तर का मामला है, वो क्षेत्र हमारा हो जाए तो कवर हो जाएगा हमारा पूरा। जय भीम और जय मीम का मामला ये है कि सवाल ये पहले मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं नाक और आँख चिल्ला रहा हूँ, जो मेरे नाक और आँख में लगी, इसका मतलब कि सर हमारा नहीं है, कान हमारा नहीं है, दिल हमारा नहीं है, क्योंकि मीम वाले और भीम वाले सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित वंचित हैं, इसलिए उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। हम तो सारे आवाज़ उठा रहे हैं, शोषित वंचित दोनों की, चाहे जाति हो, बूढ़े हो, काले हो, मुसलमान हो, सबकी लड़ाई। आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस समाज की प्रगति देखिए, अब समाज की बात करते हैं, बच्चे समाज युवा की हालत आज कहाँ है आप देख रहे हैं। आज भी चलिए भीम टोली में आप चलिए, आज भी बदबू आ रही है, आज भी बच्चों को खाने का नहीं है, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है ना। औरतें शादीशुदा है, बेवा की तरह लग रही हैं, 40 साल की उम्र में बुढ़िया लग रही है औरतें, बच्चों का देखिए गंदी बस्तियाँ पड़ी, कहाँ मिला उनको? नहीं बता का मामला हो सकता है, लेकिन हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय भीम और जय भीम का मामला दरअसल इंसाफ की लड़ाई का मामला है। जय भीम से कई चीज़ें दी जाती हैं, जय भीम से भीमराव अम्बेडकर की जाति और शोषित और वंचित समाज भी है, और जय भीम से हिंदुस्तान का जो आइन, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, संविधान का भी संकेत जय भीम से ही मिलता है। तो हम लोग संवैधानिक लड़ाई और
होके लड़ना है।